नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग स्टैटिक जीके में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको प्रतिदिन शाम 5 बजे 50 प्रश्नों की एक वीडियो मिलेगी। इन 50 प्रश्नों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विविध आदि विषयों से प्रश्न शामिल किए जाएंगे। यह वीडियो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के साथ साथ अन्य उन सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी जो आगे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो मुहरें मिली हैं उनमें हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं का मतलब जो आकृतियां हैं वह हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अंकन इन मुहरों पर एक श्रृंगी पशु यानी कि बैल का किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अगर हम बात करें यजुर्वेद की तो देखिए यजुर्वेद को आप याद रखेंगे, या से यजुर्वेद है और या से यज्ञ है। ठीक है, यज्ञ से संबंधित जितने भी विधि विधान हैं, कर्मकांड हैं, ये सभी यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। साथ में ही युद्ध, ठीक है, साथ में ही युद्ध के बारे में भी ये यजुर्वेद हमें जानकारी देता है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो देखिए अथर्ववेद जो है रोग निवारण यानी कि जितने भी बीमारियां वगैरह से संबंधित रोग का निवारण कैसे किया जाएगा, रोग के उपचार से संबंधित ये वेद है। साथ में ही जादू टोना अंधविश्वास देखिए ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद सामान्य लोगों से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन सभी की जानकारी अथर्ववेद देता है। ठीक है, अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत की जो है ये सामवेद में संगीत से संबंधित जानकारी है। संगीत का जनक जो भारतीय संगीत है इसका जनक सामवेद को ही माना जाता है। और ऋग्वेद आप सभी जानते हैं पूजा पाठ से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो जितने भी वेद हैं इनके बारे में आप याद रखिएगा। 4 वेद हैं, चारों वेद में क्या क्या दिया गया है ये आपसे कई बार पूछा गया है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे, अथर्ववेद है, तो राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पल्लव वंश का कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखता था। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि पल्लव वंश का वह राजा बताइए जो संस्कृत में नाटक लिखा करता था। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, क्योंकि ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई पेपरों में। तो इनका नाम था राजा सिंहविष्णु। ठीक है, ये इनके जो है संस्थापक थे। साथ में ही इनकी जो राजधानी थी, पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांचीपुरम तमिलनाडु थी। तो ये आपको याद रखना है, कांचीपुरम में थी और ये क्षेत्र जो आजकल तमिलनाडु में आता है, तो आपको ये याद रखना है। साथ में अब याद रखना है कि ऐसा कौन सा राजा था जो संस्कृत में नाटक लिखा करता था। तो इसका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम, ये भी आप याद रखेंगे। इनके कुछ नाटक थे, जैसे एक था मत्त विलास प्रहसन। ठीक है, मत्त विलास प्रहसन, ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। अगर हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की जो राजधानी थी ये थी सिसोदिया वंश की। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ मतलब जो सिसोदिया वंश ने जिन राजा ने शासन किया, इसकी स्थापना, सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी, हम्मीर देव ने। ठीक है, हम्मीर देव ने, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, पिलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर हम पिलासी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पिलासी जो है बंगाल में है। बंगाल में एक स्थान है पिलासी, यहाँ पर एक युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, जिसे पिलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये लड़ा गया था 23 जून 1757 में। ठीक है, 23 जून 1757 में ये युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ पर अंग्रेज सेनापति रहता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का जो नवाब है इस समय ये है नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला, ये यहाँ का नवाब रहता है। तो इनके बीच में ये युद्ध होता है। नवाब जो सिराजुद्दौला है ये हारता है
इसके साथ में धोखा किया जाता है और ये हार जाता है। हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल पर हो जाता है। तो ये युद्ध यहाँ एक निर्णायक सिद्ध होता है। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए दोआब में कर वृद्धि किसने की, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, या फिर दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को कौन ले गया था, तो ये एक शासक था। इसके बारे में हमेशा याद रखेंगे। इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। हमेशा ये तीनों प्रश्न का आंसर एक ही रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी एक कथन लिखता है जो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सबसे पहले इसकी नींव डाली, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले जो आया वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक रहा। ठीक है, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आया खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 1290 में। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। उसके बाद में आया तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो ये 1320 से 1414 तक इन्होंने शासन किया। इसकी जो नींव डाली थी ये था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में आता है सैयद वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद में आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज़र खां ने की थी, जो 1414 से 1450 तक चला। और लास्ट में आता है लोधी वंश। इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। इसने 1451 से लेकर के 1526, आपको पता होगा पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी हारता है। उसके बाद में लोधी वंश समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो अगर हम्पी की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? देखिए, अगर भारत में पहले अखबार की बात करें तो पहला अखबार था बंगाल गजट। ठीक है, कौन सा था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट जो है भारत का पहला अखबार था। ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। जब अंग्रेजी में प्रकाशित होता है तो एक अंग्रेज था जिसने इसकी शुरुआत की थी, जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, राइट आंसर इसका डी है। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था तो ये भी आपको याद रखना है, ये होता था कोलकाता से। ठीक है, कब की बात है? 1780-81 से। तो ये आपको कुछ फैक्ट थे जो याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, सिपाही विद्रोह 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी को माना जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग और डलहौजी के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था ये 1856 तक ही रहा था। उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग बन गया था। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये संघ के जितने भी रक्षा बल हैं इन सभी के प्रमुख होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? देखिए, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे पूछा कुछ ऐसे जाना है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? ठीक है, अगर हम पहले लोकपाल विधेयक की बात करें तो ये भारत की संसद में पेश किया गया था 1968 में। 1968 में ये पेश किया गया था। लोकसभा में ये 1969 में पारित भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये अटका रहा और उसी समय उसके बाद में जब लोकसभा भंग हो गई तो उसके चलते ये वहीं समाप्त हो गया था। वर्ष 2013 में ये अंतिम बार मुख्य रूप से
पारित हो गया कब? 2013 में ये पारित हो चुका है। 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है इसको, ठीक है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में ये विधेयक कानून बन गया। और आप सभी जानते हैं कि लोकपाल विधेयक जो पारित हो चुका है, तो उसके जो पहले लोकपाल बनाए गए हैं इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जब भी भारत में चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ईवीएम हमेशा चर्चा का विषय रहता है। तो इसके बारे में ये कई बार पूछा भी गया है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। तो ईवीएम का अगर हम पूर्ण रूप की बात करें तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इसका राइट आंसर डी है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इसमें 2 यूनिट होती हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कौन सा? कंट्रोल यूनिट। और दूसरा होता है बैलेट यूनिट। तो ये आपको याद रखना है, बैलेट यूनिट। लेकिन साथ में आपको यह भी याद रखना है कि ईवीएम से चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य केरल था, जिसकी विधानसभा का चुनाव 1982 में ईवीएम के जरिए हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? देखिए, जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो बढ़कर के ये 22 हो चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, भारतीय जो ध्वज है उसके डिजाइन का श्रेय पिंगली वेंकैया को जाता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं। पहला है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के समरूप होता है। ये पहला ही गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के समरूप नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के समरूप होता है। अगर हम बात करें दूसरे फैक्ट की, तो राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। तो ये फैक्ट सही है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो ये भी सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ए, यानी कि राष्ट्र जो स्तर पर जो मुख्यमंत्री होते हैं ये केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? भारत में प्रधानमंत्री के पद पर सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके जो जन्मदिवस है 14 नवंबर, उसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अभी नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनका पद अभी सबसे लंबे समय तक के समय को पार नहीं कर पाया है। तो अभी आपके जो वर्तमान समय तक जवाहरलाल नेहरू ही सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? अगर हम राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो जो इसकी स्थापना की गई थी ये की गई थी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, राइट आंसर है इसका वी। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यह अभी समाप्त नहीं हुई है। समाप्त होने वाली संस्था थी योजना आयोग, जिसकी जगह नीति आयोग आया है, लेकिन ये जो है वर्तमान में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा? देखिए, भारत में जो पंचायत है एक बार चयन होने के बाद में 5 साल तक चलती है, लेकिन अगर इसके बीच में ये स्थगित हो जाती है तो स्थगित होने के समय से 6 माह के अंदर जो है फिर से चुनाव होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ब्लैक रॉक की बात करें तो ब्लैक रॉक जो डिजर्ट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए में है। इसका राइट आंसर ए है। 22वां प्रश्न है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? आजकल ऐसे प्रश्न भी काफ़ी बनने लगे हैं एग्जाम में, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगर हम क्रोएशिया की बात करें तो इसकी जो मुद्रा है इसका नाम है कूना, यानी कि हमारे प्रश्न का राइट आंसर ए है। ठीक है, लेकिन साथ में आपको याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी जो मुद्रा है इसका नाम है दिरहम,
केन्या की अगर हम बात करें तो इसकी है शिलिंग, ठीक है, शिलिंग। साथ में ही आपको याद रखना है सूडान, सूडान की अगर हम बात करें तो इसकी जो मुद्रा है इसका नाम है सूडानी पाउंड, ठीक है, सूडानी पाउंड। तो ये इसकी मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए जो कैलाश पर्वत है ये जो हिमालय है, हिमालय का ट्रांस हिमालय वाला भाग उसका पूर्वी विस्तार माना जाता है, और ये जो पूर्वी विस्तार है इसका स्थिति जो है ये तिब्बत में है। तो इसका राइट आंसर बी है। 24वां प्रश्न है, सोमगो झील जिसे देखिए इसे क्या है, चंगू झील भी कहते हैं, ठीक है, सोमगो झील यानी कि जिसे चंगू झील भी कहते हैं, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है भारत के सिक्किम में, ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। लेकिन साथ में आपको एक झील और याद रखनी है जिसका नाम है खींचियो पालरी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए यहाँ आपको बता रहे हैं, ये भी सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, यारलंग सांगपो। देखिए या तो आपसे सांगपो पूछा जाए या फिर यारलंग सांगपो, ये दोनों ही एक ही बात है। इनका मतलब ये किसका प्रचलित नाम है? तो ये एक नदी है जिसका प्रचलित नाम है, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर इसका बी है। आपको याद रखना है कि इसे जो तिब्बत में सांगपो यानी कि यारलंग सांगपो कहा जाता है, ठीक है। अगर ये नदी जब असम में पहुंचती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस नदी का जो उद्गम है ये उद्गम चेमांग डुंग जो हिमनद है वहाँ से होता है, और ये मानसरोवर के निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से पर है। यहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी अपना जल छोड़ती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव जो वनस्पति है ये पाई जाती है। तो यहाँ मैंग्रोव वन यहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो ये जो क्षेत्र है इसका नाम है डिगबोई। कौन सा है? डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पर है? तो भारत के आसाम राज्य में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पनिकी जो ताप विद्युत संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश में है, तो इसका ये सही है। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में है, ये भी सही है। तालचेर ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो ये असम में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, जो गलत है। 30वां प्रश्न है, यहाँ से आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसका है, ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। ये पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है प्रश्न, लेवल भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये किसने कहा था? ये किसका कथन है? तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनके बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, लेकिन ये उनका कथन नहीं है। ये कथन कहा था एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये कथन एडम स्मिथ का है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो एडम स्मिथ है इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अगर हम नाबार्ड की बात करें तो इसका पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना अक्सर पूछी जाती है, तो ये 1900 कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका राइट आंसर है सी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भीम, इसका पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो जो भीम है इसका पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक
ठीक है, राइट आंसर है इसका डी। एनपीसीआई के द्वारा इसे 2016 में, कब, 2016 में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। देखिए ये जो भी प्रश्न है ये या तो एसएससी से उठाए गए हैं, या फिर रेलवे में जो पूछे गए हैं वह प्रश्न है, या फिर मध्य प्रदेश के जो आयोग है उससे संबंधित प्रश्न हैं। तो ये पूछे हुए सभी प्रश्न हैं, इसलिए इन्हें सही से याद रखें। भारतीय करेंसी जो नोट है उसके जो पिछला भाग है उसमें आपने देखा होगा एक बॉक्स सा बन करके आता है, और इस बॉक्स में कुल 15 भाषाएं होती हैं। कितनी? 15 भाषाएं होती हैं, 15 भाषाएं होती हैं। लेकिन साथ में आपको ये याद रखना है कि जो पिछला हिस्सा हो या अगला, वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में ऊपर जरूर लिखा होता है, ठीक है। तो ये 2 भाषाएं एक्स्ट्रा होती हैं जहाँ हिंदी और अंग्रेजी में भी ये लिखा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय करेंसी नोट पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है तो आप याद रखेंगे 17। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं हैं और ये बॉक्स की बात करें तो ये 15 हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए भारत में जो प्रथम जनगणना थी ये 1872 में शुरू हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस गवर्नर के शासनकाल में शुरू हुई थी, तो उसका नाम था लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से शुरू हुई मानी जाती है, और इस समय जो गवर्नर था ये था लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है। तो देखिए जो भारत की स्टैंड अप योजना है ये 5 अप्रैल, कब, 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, ठीक है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने कहाँ से इसकी शुरुआत की थी, तो नोएडा से। तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य, इसकी मंशा ये क्या है, इसकी मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम भारत के सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वेरन द्वीप पर ये ज्वालामुखी स्थित है। इसका जो लास्ट विस्फोट हुआ था 2017 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो गणतंत्र की अगर बात करें तो गणतंत्र सिर्फ इतना होता है कि राज्य का जो प्रमुख होता है, यानी कि भारत का जैसे राष्ट्रपति है, वह लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चुना जाए, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते हैं ए है, यानी कि आर्टिकल 29, जिसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या क्या था, या मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना यानी कि एबीएस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए एबीएस की अगर हम बात करें, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। एबीएस जो योजना है ये 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। कहाँ से शुरू की गई थी ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये रांची झारखंड से शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या है, ये किस क्षेत्र के लिए कार्य करती है ये आपको जानना है। तो आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, ये सही है। दूसरा है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि इस योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, ये गलत है, इसको शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार को यानी कि सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर वी है, जो सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। देखिए अगर भारत में एशियाई खेलों की बात करें तो वो तो ठीक है, 2 बार हुआ है। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रथम जो एशियाई खेल थे, प्रथम एशियाई खेल यानी कि एशियाई खेलों की शुरुआत
भारत से ही मानी जाती है, क्योंकि इनकी जो शुरुआत हुई थी ये नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1951 में। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ में ही आपको याद रखना है एक और सन 1982, जब इसकी दूसरी बार इसका आयोजन भारत में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है, यानी कि 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अगर हम इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना भारत में 1969 में हुई थी। अंतरिक्ष से संबंधित ये एजेंसी है। अंतरिक्ष की जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये इसी के जरिए होते हैं। इसके अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों से ही इसरो की स्थापना हुई थी, इसलिए इन्हें पहला अध्यक्ष बनाया गया था। साथ में आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं इनका नाम एस सोमनाथ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो देखिए, राकेश शर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। राकेश शर्मा भारत के पंजाब प्रांत से आते हैं। इन्होंने 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T11 से ये अंतरिक्ष विमान था जिससे इन्होंने यात्रा की थी। सोयूज T11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी, और ऐसा करने वाले यानी कि भारत की तरफ से ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी। साथ में ही आप कमेंट में हमें ये बताएं कि भारत की जो साइड हैं ये यूनेस्को में कितनी साइड हैं जो भारत की जोड़ी जा चुकी हैं वर्तमान समय तक। अगला प्रश्न है, साहित्य में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो देखिए, साहित्य की बात करें ये तो ठीक है, लेकिन अगर भारत की तरफ से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता की भी बात करें तब भी इसका आंसर सेम ही होगा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये जो है इन्हें ये भारत के तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। साथ में आपको याद रखना है कि इन्हें कब दिया गया था? 1913 में, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए। तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। कब? 1930 को। अमर्त्य सेन की बात करें तो इन्हें 1998 में दिया गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर हम कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो ये अंतिम जो अभी तक मिला है लास्ट व्यक्ति हैं भारत की तरफ से, कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें मलाला यूसुफजई के साथ में 2014 में शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन था 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में 2006 से ये जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी है। साथ में आपको याद रखना है 14 सितंबर। ठीक है, कौन सा? 14 सितंबर। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में मनाया था या शामिल किया था। तो इसलिए 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माच ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य अगर है तो उसकी बात करें तो ये है माच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य ये राई है, राई। ठीक है, बुंदेलखंड में ये प्रचलित है। लेकिन अगर हम राजकीय नाट्य की बात करें, राजकीय नाट्य, तो ये भी एक प्रकार का नृत्य ही होता है। तो ये माच है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है तो ये जो है यूपी, बिहार
और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ये 3 राज्यों से गुजरता है। अगर हम 2 की बात करें तो ये जो है असम में है। ठीक है, सादिया से असम में है, सादिया से धुबरी तक जाता है। लेकिन अगर हम वहीं 3 की बात करें तो 3 जो है ये केरल, ठीक है, 3 केरल में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रथम परमाणु जो बम परीक्षण था ये किया गया था 18 मई 1974 को। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल की समय की ये बात है। साथ में ही आपको ये याद रखना है कि इस जो परीक्षण का जो नाम दिया गया था ये नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी कई बार आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? तो देखिए, दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप की बात करें या ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये फुटबॉल की प्रसिद्ध ट्रॉफी है। इसका राइट आंसर बी है। अगर हम बात करें देवधर ट्रॉफी की तो ये भी क्रिकेट की ट्रॉफी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर संतोष ट्रॉफी है। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट अपना ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। साथ ही जो लोग मतलब चैनल पर नए आए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी ये जीके की एक सीरीज़ है जो कंटिन्यू प्रतिदिन आपको शाम 5 बजे मिलती रहेगी। साथ में ही हम अगला मिशन साइंस सीरीज के नाम से शुरू करेंगे। एमपी जीके हमारा चल रहा है, जो एमपी से लोग एग्ज़ाम दें वो उसे ज़रूर देखें। साथ में ही अगली सीरीज साइंस सीरीज का भी जल्दी ही शुरुआत होने वाली है, तो उसे भी देख सकते हैं।